हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स की यूनिट नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 5 को भी कंप्लीट कवर करेंगे। अब यूनिट 5 देखिए, आप लोग की एक छोटी सी यूनिट होने वाली है, इसमें ज़्यादा टॉपिक्स हमारे नहीं बनते हैं। तो जितने भी हैं इन सभी को हम लोग यहाँ पे आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारी यूनिट नंबर 5 है, ये हमारी होने वाली है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर। अब देखिए, अभी तक यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा वो था हमारा, वो बेस था हमारा यहाँ पे लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। देखिए, लीनियर का मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पे जब भी मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे टाइम और प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन, ठीक है, प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन का जब हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक लीनियर ग्राफ देखने को मिलता है इस तरीके का। तो ये हमारा देखिए, ये सारे हमारे जो ग्राफ होते हैं ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो ये हमारे होते हैं लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। लेकिन अभी देखिए, अभी जो यूनिट 5 में आप लोगों को पढ़ना है ये है हमारा नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। यानी यहाँ पे जो हमारी दवाएं हैं ये या तो हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं और या तो हमारा एक होता है मिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है, मिक्स्ड ऑर्डर का मतलब कि पहले थोड़ा बहुत यहाँ पे फर्स्ट को फॉलो करेंगे और फिर यहाँ पे हमारा जीरो ऑर्डर को फॉलो करने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 5 के 5 में। और बाकी देखा जाए तो इसमें कुछ खास नहीं है, वही सारी चीजें कि देखिए नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है कि हमारी ऐसी कंडीशन हो। अच्छा देखिए, इस चीज का मतलब क्या है, जैसे लीनियर और नॉन लीनियर का क्या मतलब है। देखिए, लीनियर का मतलब ये है कि लीनियर में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे उसका यहाँ पे एलिमिनेशन भी बढ़ेगा उसका। देखिए, सिंपल सी बात है, आप एक बात बताइए कि जैसे जैसे मान लीजिए कि हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, ठीक है, किसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। भाई देखिए, हमारी जितनी ज्यादा दवा एब्जॉर्ब होगी उतना ज्यादा हमारी टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होगी। सिंपल सी बात है कि नहीं है। और एक बात बताइए कि जब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा यानी कि हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन भी बढ़ेगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि हमारी ड्रग जो है हमारे ब्लड प्लाज्मा में जा रही है यानी कि उसका कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। अच्छा देखिए भाई, हमारा प्लाज्मा से ही तो हमारा ड्रग का एलिमिनेशन भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमारा कह सकते हो एलिमिनेशन का मतलब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि अगर किसी दवा की डोज हम लोग बढ़ा रहे हैं, देखिए एब्जॉर्प्शन, देखिए हो सकता है कुछ दवाओं का नेचुरली भी अच्छा होता है, बाकी अगर हम लोग यहाँ पे डोज बढ़ाते हैं तो भी हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। यानी इसमें आप ऐसे समझिए कि किसी दवा का अगर हम लोग डोज बढ़ा रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो उसका यहाँ पे हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन भी बढ़ेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, उसका एलिमिनेशन भी बढ़ेगा। यानी इसमें आप कह सकते हो कि हमारी जो डोज है, ठीक है, और हमारी जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। या फिर जो हमारा डोज है वो यहाँ पे टाइम के साथ कह सकते हो, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे सिंपली समझिए कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे डोज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका एलिमिनेशन भी बढ़ेगा। देखिए सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा हमारा ब्लड में जो है ड्रग का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा एलिमिनेशन भी उसका बढ़ेगा। भाई देखिए, जब ज्यादा दवा होगी तो ज्यादा एलिमिनेट होगी और कम होगी तो उसका एलिमिनेशन भी थोड़ा कम रहेगा। यानी इसमें देखिए, इसमें आप ऐसे समझिए कि चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे बात करें नॉन लीनियर की ना, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। यानी इसमें हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे ड्रग का डोज तो बढ़ाओ लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे उसका कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ना बढ़े, हो सकता है उसका एलिमिनेशन यहाँ पे कांस्टेंट ही रहे, उसका एलिमिनेशन बढ़े ना। जैसे तो यहाँ पे देखिए, ये सारी जब चीजें होती हैं कि हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको अभी समझिएगा, अभी आप लोग को और समझ में आ जाएगा। नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक रिफर्स टू द कंडीशन व्हेन द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन डज नॉट चेंज प्रोपोर्शनली विथ एडमिनिस्टर्ड डोज। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप लोग यहाँ पे डोज बढ़ाओगे तो आप लोग का एडीएमई भी बढ़ेगा, इतना आप लोग सिंपली समझिए। ये होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। लेकिन अगर यहाँ पे डोज बढ़ाने के साथ भी एडीएमई में कोई खास चेंज ना देखने को मिले, या फिर हो सकता है कोई एक पैरामीटर चेंज हो लेकिन बाकी 3 ना हो या फिर बाकी 2 ना हो, तो इस टाइप की हमारी जो काइनेटिक फार्माकोकाइनेटिक्स होती है वो होती है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। बाकी देखिए, इन अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं अ चेंज इन डोज लीड्स टू अ नॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, एयूसी और ड्रग एलिमिनेशन। यानी देखिए, इसमें सिंपल सी बात ये बोली जा रही है कि भले हम लोग यहाँ पे डोज चेंज कर रहे हैं। अब देखिए, डोज चेंज का मतलब मान लीजिए हम लोग डोज कम भी कर रहे हैं, तो अगर हम लोग डोज कम करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फिर लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में क्या होगा कि हमारा एलिमिनेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारा एयूसी भी कम हो जाएगा, हमारी प्लाज्मा कंसेंट्रेशन भी
कम हो जाएगी। लेकिन और अगर फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग यहाँ पे डोज बढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें बढ़ेंगी। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे नॉन लीनियर या फिर जीरो ऑर्डर में बात करें या फिर मिक्स्ड ऑर्डर में बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी हो सकता है आप लोग डोज बढ़ाओ लेकिन एलिमिनेशन पे कोई फर्क ही ना पड़े। तो इस टाइप की चीजों में हमारा होता है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। अब देखिए अगर हम लोग इसके कुछ की फीचर्स को डिस्कस करें तो यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर को। जैसे इसमें हम लोग देखें प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस डोज में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लीनियर में, यानी कि डोज बढ़ाओगे तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। भाई देखिए आप लोग थोड़ा एज्यूम करिए कि आप लोग किसी दवा की ज्यादा डोज दोगे तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी तो ज्यादा प्लाज्मा में पहुंचेगी। तो देखिए ये होता है ऑलमोस्ट सभी दवाओं के साथ, लेकिन कुछ स्पेसिफिक दवाएं होती हैं जैसे फेनेटोइन वगैरह होती हैं, ये हमारी यहाँ पे नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। तो इसमें यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनल रेशियो देखने को मिलता है। मतलब हो सकता है कि आप लोग डोज बढ़ाओ लेकिन हो सकता है उसके साथ हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन में कोई खास चेंज देखने को ना मिले। या फिर हो सकता है कि डिसप्रोपोर्शनल का मतलब देखिए यही होता है कि मतलब प्रोपोर्शनल नहीं होगी, यानी कि इसमें डोज बढ़ाओगे तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ेगी। हो सकता है डोज बढ़ाने पे कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए, हो सकता है डोज बढ़ाने पे बिल्कुल ना बढ़े, हो सकता है डोज बढ़ाने पे कम हो जाए। कम नहीं होगा बट जनरली यहाँ पे हो सकता है कि कोई फर्क ही ना पड़े। तो यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनल हमें देखने को डिसप्रोपोर्शनैलिटी हमें देखने को मिलेगी। बाकी देखिए क्लियरेंस की बात करें, क्लियरेंस मतलब कि हमारा जो है कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्लाज्मा हमारा क्लियर हो रहा है ब्लड से हमारे ड्रग से। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा यहाँ पे एक कांस्टेंट देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑर्डर में हमारा ये कांस्टेंट होता है और जबकि नॉन लीनियर में ये हमारा चेंज होता रहता है डोज के साथ। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग डोज देंगे तो हमारा क्लियरेंस यहाँ पे चेंज होगा। और देखिए हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ हमारी फर्स्ट ऑर्डर में जो है कांस्टेंट देखने को मिलती है। जैसे जो भी हमारी हाफ लाइफ होती है, मान लीजिए अगर किसी दवा की हाफ लाइफ 4 घंटे है तो हर 4 घंटे में वो अपनी इनिशियल डोज की हाफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे नॉन लीनियर पे क्या होगा, नॉन लीनियर में यहाँ पे वैरी देखने को मिलेगी। जैसे सिंपली बात करते मान लीजिए कोई दवा हमारी 100 mg की है और 100 mg की मान लीजिए इस दवा की हाफ लाइफ मान लीजिए 4 घंटे है, तो 4 घंटे बाद ये क्या होगा 50 mg हो जाएगी और फिर अगले 4 घंटे बाद क्या होगा 50 की आधा यानी कि 25 mg हो जाएगी। तो देखिए ये हमारा जो है इसमें देखिए इसमें हाफ लाइफ कांस्टेंट है 4 आवर ही है, लेकिन तो हो सकता है जो हमारे नॉन लीनियर हो इसमें हमारी हाफ लाइफ यहाँ पे कांस्टेंट ना रहे। देखिए हाफ लाइफ का मतलब हमारी दवा कितनी देर में अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो रही है। तो जैसे अगर मान लीजिए हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है तो इसमें हमारा फिक्स होगा, यानी अगर 4 घंटे है तो 4 ही होगा। लेकिन अगर नॉन लीनियर है तो उसमें क्या होगा, हो सकता है कि पहले 100 से 50 होने में उसको लगे 4 घंटे, लेकिन फिर हो सकता है 50 से 25 होने में लगे सिर्फ 2 ही घंटे, या फिर हो सकता है और टाइम लग जाए। तो ये हमारा देखिए अब ये कांस्टेंट थोड़ी है, यानी पहली हाफ लाइफ 4 घंटे है लेकिन दूसरी हाफ लाइफ 2 घंटे हो गई। तो यहाँ पे देखिए हाफ लाइफ यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है। जबकि जो हमारी लीनियर होते हैं इसमें हाफ लाइफ हमेशा कांस्टेंट होती है। अगर पहले 4 घंटे, अगर फर्स्ट हाफ लाइफ 4 घंटे की है तो दूसरी भी 4 की होगी, तीसरी भी 4 और चौथी भी 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है। बाकी AUC की बात करें तो देखिए AUC जो हमारा एरिया अंडर कर्व है हम लोगों ने देखा था अपने बायो अवेलेबिलिटी में, तो ये भी हमारा डोज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसमें नॉन प्रोपोर्शनल होता है। और एलिमिनेशन रेट भी हमारा यहाँ पे देखिए हमारा इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम लोग, भाई देखिए एलिमिनेशन मतलब हमारी जो ड्रग है ठीक है उसका हमारी बॉडी से बाहर निकलना। अब आप एक बात बताइए कि जैसे जैसे आप लोग ड्रग की डोज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसका एलिमिनेशन भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि देखिए एलिमिनेशन कहाँ से होता है, हमारा ब्लड प्लाज्मा से होता है। तो ब्लड प्लाज्मा में ड्रग का अमाउंट जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा यहाँ पे एलिमिनेट भी होगी ड्रग। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग डोज, और भाई देखिए ये बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पे कोई दवा है उसकी डोज बहुत ज्यादा बढ़ाते जा रहे हो तो उसका फिर बॉडी से निकलना भी बहुत जरूरी है। तो जितना ज्यादा बढ़ा रहे हो उतना ज्यादा निकले, इतना ये भी हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि देखिए अगर वो नहीं निकलेगी हमारी बॉडी से, एलिमिनेट नहीं होगी, तो वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर हमारा यहाँ पे बात करें नॉन लीनियर में तो ये हमारा जनरली क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन पे कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि आप लोग डोज तो बढ़ाते जा रहे हो लेकिन एलिमिनेशन एक कांस्टेंट रेट पे ही हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि डोज बढ़ा रहे हो तो एलिमिनेशन भी बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा समझिए कि मान लीजिए 100 mg आप लोगों ने डोज दी, ठीक है, और ऐसा समझ लीजिए एग्जांपल के लिए कि 50 mg एलिमिनेट हो रही है। अब यहाँ पे देखिए नॉन लीनियर वाले में क्या होगा, लीनियर वाले में अगर मान लीजिए आप लोगों ने 100 को 200 mg कर दिया तो यहाँ पे एक्सक्रीशन भी इसका डबल, यानी कि इसका देखिए इसको आप लोगों ने डबल किया तो ये भी डबल हो जाएगा, यानी कि फिर 100 mg एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर नॉन लीनियर की बात करें तो नॉन लीनियर में मान लेते हैं कि 100 पे 50 ही हो रहा था, लेकिन 200 बढ़ाने पर भी 100 की बजाय 50 mg ही एलिमिनेट होगी, यानी ये कांस्टेंट हो जाएगा। और 300 दोगे तब भी 50 होगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर क्या होगा, हो सकता है कि आप लोग जब डोज बहुत ज्यादा बढ़ा दो तो हो सकता है टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाए। तो हमें यहाँ पे नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए अब हम लोगों ने इसको काफी अच्छे से समझ लिया है। आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए हम लोग इसका ग्राफ देखें तो यहाँ पे देखिए लीनियर
का क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, जबकि नॉन लीनियर का क्या होता है, देखिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो ये हमारा जो है कह सकते हो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर क्या हो रहा है, फिर देखिए टाइम के साथ यहाँ पे ये कांस्टेंट होता जा रहा है, यानी कि ये हमारा जो है फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, मतलब कि डोज बढ़ाने के साथ भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही है, तो ये हमारा जीरो ऑर्डर हो जाता है। तो ये मिक्स्ड ऑर्डर का एक ग्राफ है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारा नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप लोग ये भी कह सकते हो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग या फिर फैक्टर्स कॉजिंग। देखिए यहाँ पे आप लोग के सिलेबस में दिया हुआ है फैक्टर्स कॉजिंग नॉन लीनियरिटी, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये अफेक्ट होता है या फिर जिसकी वजह से ही हमें यहाँ पे नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक देखने को मिलती है। अच्छा देखिए एक बात बताइए, अगर हमारी बॉडी में एडीएमई सारा अच्छे से चल रहा है तब हमारा क्या होगा भाई, अगर एडीएमई सब अच्छे से चल रहा है तो सिंपल सी बात है, आप लोग जब दवा को दोगे तो वो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगी, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी, ज्यादा मेटाबोलाइज होगी और ज्यादा एक्सक्रीट होगी। सिंपल सी बात है, सब चीजें बराबर तरीके से होंगी और हमारा एक प्रोपोर्शनैलिटी चलेगा और हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस एडीएमई में कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा, इस एडीएमई में प्रॉब्लम आने की वजह से ही हमें नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक देखने को मिलेगी। अब इसको थोड़ा समझिएगा, जैसे सबसे पहला हमारा कॉज क्या हो सकता है, सबसे पहला हो सकता है सैचुरेबल मेटाबॉलिज्म, यानी इसमें देखिए क्या होगा, जैसे आपको पता है कि जब कोई दवा है, ठीक है, कोई ड्रग है, तो इसको मेटाबलाइज करने के लिए हमारे कुछ एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो मेटाबलाइजिंग एंजाइम्स हैं, अगर मान लीजिए ये सैचुरेट हो गए, सैचुरेट का मतलब है कि ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि मान लीजिए कि 10 पार्टिकल्स हैं हमारे ड्रग के, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, और हमारे मान लीजिए एंजाइम्स यहाँ पे 5 ही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर इन 10 को हमें मेटाबलाइज करना है, ठीक है, एक बार में अच्छे से, तो हमें 10 चाहिए, लेकिन मान लीजिए 5 ही हैं, तो अगर ये 5 ही होंगे तो क्या होगा भाई, मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाएगा, एक्सक्रीशन भी स्लो हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे देखिए, अब अगर आप लोग ड्रग बढ़ा भी दोगे तो क्या होगा भाई, हमारा एंजाइम तो 5 ही है, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए, बट आप लोग समझो कि सैचुरेबल मतलब क्या होता है कि एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म कैन बिकम सैचुरेटेड व्हेन ड्रग कंसंट्रेशन इज हाई। यानी कि हमारा क्या हो सकता है कि अगर हम लोग यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन काफी बढ़ा देंगे तो हो सकता है जो हमारे एंजाइम्स हैं वो हमारे कम पड़ जाए, या फिर हो सकता है कि कम ना पड़े, बट हो सकता है हमारे एंजाइम्स तो हों लेकिन वो काम ही करना बंद कर दें, है ना, वो मेटाबोलाइज करना ही बंद कर दें। तो यहाँ पे इन सारी कंडीशंस में क्या हो सकता है, हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। और भाई देखिए, जब हमारी ड्रग मेटाबोलाइज ही नहीं होगी तो एक्सक्रीट कैसे होगी, और मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन मिलके ही तो हमारा बनाते हैं एलिमिनेशन, यानी कि हमारा एलिमिनेशन भी स्लो हो जाएगा। Once saturation occurs, increasing the dose no longer increases metabolism। यानी कि देखिए, अगर सैचुरेशन हो गया तो आप लोग डोज बढ़ाओगे लेकिन मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ेगा। रिजल्ट क्या होगा, हमारा क्लियरेंस डिक्रीज हो जाएगी। क्लियरेंस मतलब कि हमारी बॉडी से ड्रग बाहर निकलना बंद हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे हाफ लाइफ भी हमारी बढ़ जाएगी। भाई देखिए, हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ मतलब कि ड्रग हमारी कितनी टाइम में हाफ हो जा रही है। तो अगर मेटाबोलाइज ही नहीं होगी अच्छे से तो वो क्या होगा भाई, वो हमारी थोड़ा सा हाफ लाइफ बढ़ जाएगी, यानी कि वो फिर बहुत ज्यादा टाइम लेगी, कह सकते हो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ होने में। देखिए ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप लोग सब फील कर पा रहे हो ना, कि भाई देखिए, जब हमारी ब्लड से ड्रग का मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा तो ब्लड में ज़्यादा देर तक रुकेगी, और ज़्यादा देर तक रुकेगी तो क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन बनी रहेगी, तो वहाँ पे वो हाफ लाइफ उसकी कम हो जाएगी, मतलब इंक्रीज हो जाएगी। अब एग्जाम्पल की बात करें तो हमारी फेनेटोइन, एथेनॉल, ये सारी हमारी कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि यहाँ पे इस नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक को फॉलो करती हैं। सैचुरेबल एब्जॉर्प्शन की बात करें, अब देखिए आपको पता है कि भाई देखिए, जो एब्जॉर्प्शन है, तो एब्जॉर्प्शन हमारा बहुत अलग अलग तरीकों से होता है। तो उसी में एक तरीका होता है हमारे यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, हमारे कुछ कैरियर्स चाहिए होते हैं, या फिर कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमारा फैसिलिटेटेड भी आ जाता है, ठीक है, और एक्टिव आ जाता है। तो अब देखिए, मान लीजिए कि ये जो कैरियर्स हैं, अगर ये कैरियर्स हमारे यहाँ पे कह सकते हो ट्रांसपोर्ट करना बंद कर दें, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी सेल है और ये हमारा मान लीजिए कैरियर है, और यहाँ पे मान लीजिए कि हमारी ये ड्रग है, अब इसको सेल के अंदर जाना है तो ये इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू जा सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में ट्रांसपोर्टर ही काम करना बंद कर दे तो क्या होगा भाई, हमारी जो दवा है वो हमारे टिश्यू में जा ही नहीं पाएगी, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगी। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा तो हमारे क्या होगा, या फिर कह सकते हो इसको ब्लड वेसल ही आप लोग मान लो, तो हो सकता है ब्लड वेसल्स के अंदर वो जा ही ना पाए, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं अच्छे से होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे उसकी सारी चीजें अफेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे जब एब्जॉर्प्शन नहीं अच्छे से होगा तो हमारा बायो अवेलेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। भाई जब हमारी दवा ब्लड में पहुंचेगी नहीं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी तो डिक्रीज होगी, और यहाँ पे एक नॉन प्रोपोर्शनल इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा गाबापेंटिन हो गया, एल-डोपा हो गया, तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे हो जाती हैं। बाकी देखिए, अगर हम लोग बात करें सैचुरेबल प्लाज्मा प्रोटीन्स की, अब देखिए आपको पता है कि जो हमारी ड्रग है जब वो हमारी ब्लड में जाती है, ठीक है, ब्लड में जब जाती है तो ब्लड में हमारे कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे एल्बुमिन हो गया, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन,
अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ये सारे हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा ड्रग पार्टिकल है, तो ये इससे जाके बाइंड हो जाता है, और जब तक ये बाइंड फॉर्म में रहता है तब तक ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है। लेकिन देखिए ये बाइंडिंग हमारे लिए जरूरी होती है, क्योंकि ये बाइंडिंग की वजह से क्या होता है, हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है ड्रग का। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए बाइंडिंग ना हो, ठीक है, कुछ ड्रग्स के लिए बाइंडिंग ना हो, तो क्या होगा, हमारी ज्यादा से ज्यादा दवा फ्री रहेगी, और ज्यादा से ज्यादा जब दवा फ्री रहेगी तो क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे कह सकते हो रिसेप्टर्स पे जाके पहुंचेगी और अपना कुछ ज्यादा एक्शन शो करने लगेगी, और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफी कम हो जाएगा, वो बहुत तेजी से हमारी कह सकते हो काम करके हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर फ्री ड्रग इज अवेलेबल, इंक्रीज्ड फार्माकोलॉजी। और देखिए जब ज्यादा फ्री ड्रग अवेलेबल होगी तो देखिए फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट तो बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है कि देखिए जैसे ज्यादा ड्रग अवेलेबल होगी तो कुछ ड्रग हमारी कह सकते हो अपने टारगेट साइड पे जाएगी जहां पे उसको एक्शन देना है, लेकिन जब ज्यादा होगी तो कुछ हो सकता है अननेसेसरी टिश्यूज में चली जाए जहां पे उसका कोई एक्शन ना हो, और वहां पे हो सकता है कि वो जाके क्या करे, एक्शन की बजाय साइड इफेक्ट कॉज कर दे, टॉक्सिसिटी कॉज कर दे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे यहाँ पे जो है ये भी हमारे लिए थोड़ा सा अच्छी चीज नहीं होती है। देखिए नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक जो ड्रग्स फॉलो करती हैं वो बहुत अच्छी नहीं होती है, हमें उन पे काफी ध्यान देना पड़ता है, उनकी डोजिंग वगैरह हमें बहुत अच्छे से डिसाइड करनी होती है। अब एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा वैल्पोरिक एसिड हो गया, सैलिसिलेट्स हो गए। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें सैचुरेबल लीनल एलिमिनेशन। अब देखिए सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि भाई जो हमारी ड्रग है वो एक्सक्रीट कहाँ से होती है, ज्यादा से ज्यादा दवा हमारी यहाँ पे किडनी से एक्सक्रीट होती है। अब मान लीजिए कि जो हमारी किडनी है, ठीक है, अगर वहां से हमारी दवा जो है कह सकते हो रीअब्जॉर्ब होने लगे, रीअब्जॉर्ब मतलब कि वो वापस ब्लड में जाने लगे, और या फिर वो अच्छे से जो है कह सकते हो सिक्रीट ही ना हो पाए, यानी कि वो हमारा जो कह सकते हो नेफ्रॉन है वहां पे वो अच्छे से जा ही ना पाए, तो क्या होगा, इन सब कंडीशंस में हमारी जो ड्रग की कंसेंट्रेशन है वो हमारी यहाँ पे ब्लड में बढ़ जाएगी, और हमारा यहाँ पे एक नॉन लीनियर रिलेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा रीनल क्लियरेंस डिक्रीज हो जाएगा हाई डोज पे, और हमारा नॉन लीनियर एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एंजाइम इंड्यूशन या फिर एंजाइम इनिबिशन की, तो यहाँ पे देखिए एंजाइम इंड्यूशन एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है, देखिए एंजाइम इंड्यूशन का मतलब है, जैसे आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म हमारा एंजाइम्स के थ्रू होता है। तो अब एंजाइम इंड्यूशन का मतलब है कि जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है, यानी कि जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, वो यहाँ पे ओवर एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि वो एक्स्ट्रा काम करने लगते हैं। और एंजाइम इनिबिशन का मतलब है कि वो यहाँ पे स्लो हो जाते हैं। अच्छा देखिए एंजाइम इंड्यूशन का मतलब क्या है, अगर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम ज्यादा अच्छे से काम करेंगे या फिर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ड्रग हमारी ज्यादा मेटाबोलाइज होगी, यानी कि वो ज्यादा जल्दी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, यानी उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन स्लो हो जाएगा। और अगर ये मेटाबोलाइजिंग एंजाइम यहाँ पे थोड़ा सा फीके पड़ जा रहे हैं, थोड़ा सा कम हो जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारी ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम होगा, यानी वो ड्रग हमारी बॉडी में ज्यादा देर तक रहेगी, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ेगा, उसका टॉक्सिसिटी लेवल भी बढ़ सकता है। तो इसमें देखिए इसमें कुछ दवाओं में क्या होता है, ऑटो इंड्यूशन हो जाता है। ऑटो इंड्यूशन मतलब कि उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जल्दी ही हमारी बॉडी से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें जो है डोज को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी से तुरंत बाहर निकल जाएंगे। और एंजाइम इनिबिशन में क्या होता है, एंजाइम इनिबिशन मतलब कि इसमें हमारी कुछ दवाएं जो है इनिबिट कर देती हैं उसके मेटाबॉलिज्म को, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक बॉडी में रहती हैं और हमारा यहाँ पे कह सकते हो टॉक्सिसिटी वगैरह भी कॉज कर सकती हैं। तो देखिए यही सारे हमारे कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमें जो है एक नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक देखने को मिल जाती है। बाकी देखिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है मैकेलिस मेंटन इक्वेशन। अब देखिए मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए, मैकेलिस मेंटन इक्वेशन अगर आप लोग को एग्जाम में आती है तो सबसे पहले आप लोग को नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना, वरना देखा जाए तो अब इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में ऑफिशियली है नहीं। अब अगर आप लोग को डेरिवेशन अगर आप लोग को इसकी चाहिए तो हम लोगों ने इसको बायोकेमिस्ट्री में भी कवर किया था, आप लोग को याद होना चाहिए। बस वहां पे क्या है, वहां पे आप लोग को जो है वहां आप लोग को dc/dt की जगह वी नॉट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे c की जगह आप लोग को s देखने को मिलेगा। तो वहां पे देखिए अगर आप लोग को मान लीजिए डेरिवेशन में बहुत इंटरेस्ट हो, ठीक है, पहली बात तो आप लोग के सिलेबस में है नहीं तो आप लोग मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो, आप लोग ड्राइव करना चाहते हो या फिर एग्जाम में डेरिवेशन लिखना चाहते हो, तो आप लोग बायोकेमिस्ट्री का वो लेक्चर देख सकते हो, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग सर्च करके बायोकेमिस्ट्री में और वो लेक्चर देख सकते हो। बस वहां पे आप लोग जो है एस को चेंज कर देना सी से, ठीक है, और ये वी नॉट को आप लोग लिख देना -dc/dt। बाकी सब सेम है, ठीक है, सेम ही है। बस वहां पे हम लोग एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए जो है ड्राइव करते हैं, यहाँ पे हमारा जो है ड्रग कंसेंट्रेशन होता है। बाकी सब चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे सिमिलर सी ही हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से आप लोग को देखने की जरूरत है नहीं, और आप लोग देखोगे भी नहीं, ठीक है, जब जरूरत नहीं है तो आप लोग देख लो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो
यहाँ पे देखिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग मैकेलिस मेंटन इक्वेशन की बात करें तो इसको हमारे दो साइंटिस्ट थे मैकेलिस और मेंटन, इन्होंने दिया था। बाकी देखिए ये हमारी जो इक्वेशन है ये हमारी कह सकते हो हमें ये पता करने में हेल्प करती है कि जो हमारे जो दवाएं हमारी नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक फॉलो करती हैं उनका एलिमिनेशन किस तरीके से होता है। देखिए नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक करने वाली दवाओं का एलिमिनेशन पता करने के लिए ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, एलिमिनेशन, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। एलिमिनेशन मतलब कि उसका मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों चीजें बोल सकते हैं। बाकी देखिए इट इज फंडामेंटल इक्वेशन यूज टू कैरेक्टराइज नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। बाकी हम लोग यहाँ पे इसको एक्सप्रेस करते हैं माइनस डीसी बाई डी टी इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सी अपॉन के एम प्लस सी। अब देखिए इसमें जो डीसी बाई डी टी है ये है रेट ऑफ चेंज इन ड्रग कंसेंट्रेशन, और रेट ऑफ चेंज इन ड्रग कंसेंट्रेशन का मतलब है ड्रग एलिमिनेशन से, यानी कि कितनी तेजी से हमारी ड्रग हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो रही है। और Vmax यहाँ पे है मैक्सिमम एलिमिनेशन रेट, C हमारा है प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन, और Km हमारा हो जाता है मैकेलिस मेंटन कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा सा इंटरप्रिटेट करना चाहें, ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें हमारी 3 कंडीशन हमें देखने को मिल सकती हैं। ध्यान से देखिएगा, एक कंडीशन हो सकता है कि जो हमारा Km है ये हमारा जो है C के इक्वल हो जाए, यानी कि देखिए जो हमारा मैक्सिमम एलिमिनेशन रेट है वो हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन के बराबर हो जाए। और दूसरा हो सकता है कि जो हमारा यहाँ पे जो हमारा Km है, जो हमारा मैकेलिस मेंटन कांस्टेंट है, ये हमारा हो सकता है ड्रग कंसेंट्रेशन के बराबर हो जाए। एक कंडीशन ये हो सकती है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो हमारा Km है ये C से बहुत बड़ा हो जाए। देखिए जब भी आप लोग को इस तरह का डबल साइन देखने हो, देखिए इसका सिंगल का मतलब है बड़ा है और डबल है इसका मतलब बहुत बहुत बड़ा। ऐसे समझिए डबल का मतलब कि अगर एक है हमारा 1 लाख, ऐसे ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक है 1 लाख तो दूसरा है सिर्फ 1, यानी कि 1 लाख एक, मान लीजिए कि अगर डबल का यानी कि Km की वैल्यू ऐसा समझिए कि 1 लाख है तो C की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 है, यानी कि Km हमारा C से बहुत बड़ा है। तो इस कंडीशन में हम लोग C को जो है बिल्कुल नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, अभी हम लोग देखेंगे इसको। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि जो हमारा Km है ये C से बहुत 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 छोटा है। अब इसमें रिवर्स कर दीजिए, अब इसमें C की वैल्यू अगर 1 लाख है तो Km की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखिए ये जब डबल होता है इसका मतलब कि या तो बहुत छोटा है या तो बहुत बड़ा है। तो अब इन तीनों कंडीशन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे सबसे पहली कंडीशन आ जाती है Km इज इक्वल टू C। अब देखिए अगर Km इज इक्वल टू C हो गया तो जैसे हम लोगों की इक्वेशन क्या है, dc बाई डी टी इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सी अपॉन के एम प्लस सी। अच्छा देखिए Km अगर C के बराबर हो गया तो हम लोग Km की जगह C लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, Km की जगह C लिख दिया तो C प्लस C क्या हो गया, 2C हो गया, और 2C और C कट गया तो ये क्या होगा, इक्वेशन हमारी हो जाती है माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन 2। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में क्या होगा, जो हमारा सिस्टम है वो मिक्स्ड ऑर्डर फार्माकोकाइनेटिक फॉलो करेगा, यानी पहले थोड़ा फर्स्ट ऑर्डर और फिर हमारा जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगा। अब देखो इस कंडीशन में हमें थोड़ा सा जो है बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा भी डोज बढ़ाते हैं तो उसका एलिमिनेशन रेट यहाँ पे अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि डोज बढ़ाने पे एलिमिनेशन रेट कुछ खास चेंज ना हो, तो हमें यहाँ पे बहुत ही ध्यान से डोज में इंक्रीज करना चाहिए ना। नेक्स्ट हमारी कंडीशन हो जाती है कि Km हमारा जो है C से बहुत 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 बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर हम लोग यहाँ पे इस कंडीशन में देखें तो अगर हमारा Km C से बहुत बड़ा है तो जो Km प्लस C है इसको हम लोग नियरली Km के बराबर ही मान सकते हैं। देखिए ऐसा समझिए कि 1 लाख में अगर हम लोग 1 रुपए जोड़ भी दें तो क्या 1 लाख 1 रुपए बन जाएगा। तो इसकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू थोड़ी है, 1 लाख और 1 लाख 1 में कोई बहुत फर्क थोड़ी है। हम लोग नियरली मान सकते हैं कि अगर किसी के पास 1 लाख 1 रुपए है तो हम लोग जनरली क्या बोलेंगे कि उसके पास 1 लाख रुपए है। देखिए जनरली है, एकदम करेक्ट नहीं होगा, बट हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि इसमें जो हमारा जो Km प्लस C है इसको हम लोग फिर Km के बराबर ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे फिर इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस डी सी बाई डी टी अपॉन इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सी अपॉन Km। अब इस सिचुएशन में देखिए, इस सिचुएशन में ना ये हमारा नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक को नहीं फॉलो करेगा, बल्कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगा। यानी देखिए इस सिस्टम में, इस सिचुएशन में जो हमारा सिस्टम है ये हमारा लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ एलिमिनेशन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ड्रग कंसेंट्रेशन के। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम लोग जो है डोज को डबल करते हैं, ठीक है, डबल करते हैं डोज को, तो हमारी प्लाज्मा कंसेंट्रेशन भी लगभग यहाँ पे डबल हो जाती है। नहीं देखिए इसमें सारी चीजें यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं और यहाँ पे एक लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलती है डोज और रिस्पॉन्स के बीच में। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर हमारा Km जो है C से बहुत 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 छोटा हो जाए, तो अब देखिए अगर Km C से बहुत बहुत छोटा हो गया तो हम लोग Km प्लस C को नियरली C मान सकते हैं, क्योंकि देखिए तब Km की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो Km प्लस C को C मान सकते हैं क्योंकि Km बहुत छोटा है। तो अगर Km प्लस C को हम लोग नियरली C मान लिए, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा dc बाई dt हो जाएगा v मैक्स इंटू C अपॉन C। तो C कट जाएगा तो क्या बचेगा, dc अपॉन dt इज इक्वल टू v मैक्स। तो अब यहाँ पे देखिए इस सिस्टम में क्या होगा, इस सिस्टम में जो हमारा इस वाले सिचुएशन में जो हमारा सिस्टम है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। अब इसमें रेट ऑफ एलिमिनेशन हमारा बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, यानी इसमें क्या होगा, इसमें आप लोग डोज तो बढ़ा रहे हो दवा की, है ना, मान लीजिए 100 mg आप लोगों ने दी
तो रेट ऑफ एलिमिनेशन था 50 mg। लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ पे 100 को 200 कर दिया, तब भी यहाँ पे रेट ऑफ एलिमिनेशन 50 mg ही रहेगा, ये यहाँ पे 100 नहीं होगा, डबल नहीं होगा। यानी इसमें क्या है, अब एक बात बताइए, अगर आप लोग कोई दवा का डोज बढ़ाते जा रहे हो और उसका एलिमिनेशन यहाँ पे फिर भी कांस्टेंट है, तो क्या होगा भाई, धीरे धीरे ये हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी डेवलप कर सकती है। क्योंकि देखिए भाई, अगर हम लोग डोज बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन बॉडी से निकल नहीं रही है, निकल वो बहुत कम अमाउंट में रही है, कांस्टेंट रेट में निकल रही है, तो अगर हम लोगों ने ज्यादा डोज बढ़ा दी तो क्या होगा, वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगी और हमें बहुत सारा टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखना पड़ता है। रेट ऑफ एलिमिनेशन हमारा कांस्टेंट हो जाता है, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है। आप लोग कंसंट्रेशन कितनी बढ़ाओ, एलिमिनेशन हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। इंक्रीजिंग द डोज फर्दर डज नॉट इंक्रीज, यानी कि डोज बढ़ाने पे एलिमिनेशन रेट नहीं बढ़ता है। और टॉक्सिसिटी अगर हो सकती है अगर हम लोग थोड़े अमाउंट में भी डोज को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान वगैरह देने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इस तरीके से हमारी चीजें हो जाती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स देखें अपने ड्रग्स का, जो कि हमारा नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स शो करती हैं, तो सबसे पहला आ जाता है फेनिटोइन। अब देखिए फेनिटोइन क्यों शो करती है, क्योंकि यहाँ पे सैचुरेबल मेटाबॉलिज्म हो जाता है। जो हमारा CYP एंजाइम है वो सैचुरेट हो जाते हैं, वो इसको ज्यादा मेटाबोलाइज कर ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स शो करता है। फिर थियोफाइलिन हो गया, इसमें हमारा सैचुरेबल मेटाबॉलिज्म हो जाता है। वेलपोरिक एसिड में हमारा प्रोटीन बाइंडिंग सैचुरेट हो जाती है, और हमारा गैबापेंटिन में हमारा एब्जॉर्प्शन सैचुरेट हो जाता है, और कार्बामेजिबिन में हमारा ऑटो इंड्यूशन हो जाता है। तो इन सारी कंडीशंस की वजह से ही क्या हो सकता है, हमारा यहाँ पे नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक देखने को मिल सकती है। तो देखिए, देखा जाए तो हम लोगों ने यूनिट 5 को कंप्लीट ही कवर किया है, बट थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाया जा सकता था, बट फिर भी थोड़ा सा हम लोगों ने इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है। तो आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई।